प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक से हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। नवाज शरीफ को अपोजिशन में बैठने की दावत, फैसले ऐवान में नहीं मैदान में। मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान, शहबाज शरीफ को वजीर आजम का वोट देने से इनकार, पीटीआई से मामला ठीक होने का भी इंदिया दे दिया। इसके अलावा बात करेंगे नवाज शरीफ का वजारत उज़्मा से इनकार, मरियम नवाज ने सियासत से किनारा कशी की अफवाहें मुस्तरद कर दी। शहबाज की वजारत उज़्मा के लिए नामजदगी के बाद जोड़ तोड़ उरूज पर। पंजाब से मजीद कई अराकीन नून लीग में शामिल। इत्तेहादी जमातों ने वजारतों के लिए बड़े मुतालबे रख दिए। पीपल्स पार्टी का आईनी ओहदों के लिए नून लीग से हाथ मिलाने से इनकार। इसके अलावा बात करेंगे जमात इस्लामी ने हुकूमत साजी के लिए पीटीआई के साथ ताउन से इनकार कर दिया। हुकूमत तश्कील पाने की खबरों से स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 9 मई की वाकयात, नामजद वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर समेत इश्तहारी 9 मुंतखब अराकीन की गिरफ्तारियों का फैसला। और इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तानी निजात बरतानी फैमिली के बैंक अकाउंट से जाली दस्तखतों से 41 करोड़ रुपए निकलवा लिए गए। सेनेट खजाना कमेटी में बड़ा इंकशाफ, बैंक फ्रॉड में कौन कौन मुलव्विस निकला, बड़े बड़े इंकशाफात इस हवाले से भी आपके साथ शेयर करेंगे। और प्रोग्राम का आगाज करेंगे क्लास साहब। कल आपने बड़ी मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे वर्ड्स भी मौलाना के वही थे जो आपने कल प्रोग्राम में इस्तेमाल किए थे, इतनी एग्जैक्ट बात हुई। आप ही ने कल प्रोग्राम में बात की, हमारे पास क्लिप भी बल्कि मौजूद है, अगर कहते तो पहले वो चलवा देते और फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करते। क्लिप दिखा दें, कल हमने क्या गुफ्तगू की थी। मौलाना साहब को अगर आपने अकोमोडेट ना किया तो फिर वो तोपे गन्ने लेके वो फिर होंगे रोड पे होंगे। फिर आप अभी आपसे इमरान खान साहब ने संभाले जा रहे, फिर इधर से मौलाना साहब आ जाएंगे और दोनों का कोई पता नहीं है कल को अलायंस करके आपके खिलाफ छुड़े यहाँ पे शुरू हुए हैं। लिहाजा बड़ी आपने मौलाना साहब को राजी रखना बड़ा। क्या सब कोई खबर थी? ये मुझे याद है कि ये तो चलो हमने रात बात की थी ना। जुलाई 12 जुलाई, मुझे एग्जैक्ट डेट भी याद है, 2023। उस वक्त भी मैंने अभी कोई मैं सच कोई वो प्रोग्राम नहीं कर रहा था, कोई दरमियान में गैप था, एक चैनल से दूसरे पे शिफ्ट हो रहे थे। मैंने वीलॉग किया था। अच्छा नहीं लगता कि अपना वीलॉग अपने बंदा प्रोग्राम में चलाए, सो वो क्लिप मैंने नहीं दिया। उस वक्त मैंने एक ना उसका क्या कहते हैं नक्शा खींचा था कि ये मैं उसकी जुलाई की बात करूँ, 12 जुलाई की। मैंने शायद ट्वीट भी किया है उसको कि ये 2024 में इलेक्शन के बाद की क्या सिचुएशन होगी। अच्छा, मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो टीम के साथ, तो आपको लगेगा शायद वो स्क्रिप्ट जो है ना उसी तरह का लिखा गया था जो उस वक्त ये बातचीत हुई थी। अब ये नहीं है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा समझदार हूँ या अक्ल हूँ और मुझे खबरें थी या पता था। एक होती है रीडिंग होती है। आप किसी भी प्रोफेशन में किसी भी चीज़ को फॉलो कर रहे हो ना रिलीजियसली, तो आपकी ना एक थोड़ी सी एक आप कैसे इन बिल्ट एक आ जाते हैं। हर प्रोफेशन की मैं बात करूँ, हमारे के नहीं हो कि यू कैन रीड सर्टेन थिंग्स अहेड ऑफ टाइम के क्या होने वाला। दिस इज कॉल्ड रीडिंग। तो मेरी जो रीडिंग थी उस वक्त एग्जैक्ट वही कुछ हुआ है। ये रात, अगर ये तो रात बात है, मौलाना साहब तो कहीं पे थे नहीं, किसी सीन में तो हमें नजर ही नहीं आ रहे थे। उस वक्त मैंने क्या कहा था, मैं फिर इसको यहाँ तक ले कर आता हूँ। उन दिनों मुलाकात हुई थी, ये खबरें आ रही थी कि ये आसिफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब जो है दुबई आए थे, नवाज शरीफ साहब लंदन से, उनकी मुलाकात हुई। और भी पाकिस्तान की बड़ी कोई यहाँ पे आप कह लें इदारे के सरबराह जो थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे। इस तरह की स्टोरीज आ रही थी और सारा नक्शा जो है ना वो तय किया जा रहा है बियॉन्ड इलेक्शंस के। तो मौलाना साहब को जब ये उनको भनक पड़ी कि जनाब यहाँ पे ये मुलाकातें हुई हैं इन जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की और कुछ और लोग भी शामिल थे, तो उन्होंने ना उसी वक्त ही एक अदाद उन्होंने गोला छोड़ा बयान जारी किया था वहाँ पर। अब हुआ ये, मौलाना साहब को ये लगा है, वो कहते हैं ना एक तरह का दुख उठाए फाख्ता भी और अंडे खाए कवे, कि भाई साहब ना नवाज शरीफ साहब यहाँ पे थे, जरदारी साहब जेल में थे, पार्टी उनकी गायब थी। बल्कि उस वक्त अगर आपको याद हो तो ये अगर जब यहाँ पे इमरान खान साहब थे तो ये तो सारे ये जेलों में थे। ये जरदारी साहब जेल में थे, नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मरियम साहबा जेल में थी। ये मैं सारी आपको गिनवाता आ रहा हूँ। मैं ये आधी से ज़्यादा नवाज लीग के ये जो आज मिनिस्टर बनने वाले हैं ये जेल में थे। पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग थे वो जेल में थे। शाहिद खकान अब्बासी साहब, मिफ्ता साहब, सब पे केसेस खुले। तो बाजार में या रोड पे कौन बचा, ये बंदा बचा हुआ था, मौलाना फजल रहमान साहब बचे हुए थे। इनको भी गिरफ्तार कराने की कोशिश की गई थी। इनको भी नैब की तरफ से उन्होंने को लेटर भिजवाया था कि जनाब आप हैं और बियॉन्ड द मीन्स जो आपकी है ना। तो इमरान खान साहब की ये भी बड़ी ख्वाहिश थी कि मौलाना साहब को भी जेल में जाना चाहिए। आखिरी वही बचे हुए थे, अदरवाइज शहबाज शरीफ साहब जेल में, आपको याद होगा हमजा साहब जेल में, नेम एनीवन, जरदारी साहब गए, फरियाल तालपुर साहबा गई, कोई बच्चा नहीं था उन दिनों में। सो ये खान साहब का ये था, उनका जो मॉडल था,
तो खान साहब को तो नहीं मिला मॉडल, लेकिन उनके खिलाफ मॉडल यूज़ हो रहा है। उनको पावर चाहिए थे, सऊदी अरब वाली चाहिए थे, खुद कहते थे, मैं तो नहीं कह रहा, वो कहते सऊदी अरब वाली मुझे पावर चाहिए। चंद साहब हमारे साथ मौजूद वाह हैं जी, बेहतरीन और काम हो बड़ी गया। पर्टिनेंट डिस्कशन भी चल चंद रही साहब है। से फिर मेरा कल शुरू जी करें वेलकम करेंगे नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम अफजल चंद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया और इस चैनल पे पहली दफ़ा आप हमारे साथ मौजूद हैं। चंद साहब, बड़ी अहम डिस्कशन होने वाली है, ख़ास तौर पे मौलाना साहब के हवाले से हम बात कर रहे हैं। और कल हमारी प्रोग्राम में क्लास साहब ने बड़ी कोई एग्जैक्ट सिचुएशन पेंट की और आज मौलाना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने वो एंडोर्स कर दिया कि ही इज़ थिंकिंग ऑन द सेम लाइंस। सो जो भी उनकी एक सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जिस तरह के उन्होंने स्ट्रेट अप क्रिटिसिज्म किया है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर और अपना एक लाया अमल भी दिया है और उसमें ये भी सिग्नल दिया है कि शायद पीटीआई के साथ किसी किस्म का इल्हाक हो जाए, कैसे देख रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? देखें जी, सियासत में तो कुछ भी हो सकता है और सियासत में अगर मौलाना और इमरान खान मिल सकते हैं तो ये अच्छी बात है, ये नेक सुकून होगा, कोई मसला नहीं है इसमें। मैं तो पहले दिन से कहता हूँ कि पॉलिटिकल क्लास को आपस में डायलॉग करने चाहिए, नफरत तक होनी चाहिए, उससे आगे नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल क्लास तब भी जमहूरियत मजबूत तब भी होगी जब लोगों में जाती रंजिशें, दुश्मनियां खत्म होंगी। और मैं तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर इसको मैं समझता हूँ अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। अच्छा सर जी, आपने जैन के थैंक यू वेरी मच। आज ये कल हमने देखा सर, बड़ा यहाँ पे एक सियासी एक गैदरिंग थी बहुत बड़ी चौधरी शुजात साहब के घर पर। वहाँ पे जरदारी साहब थे, शहबाज शरीफ साहब से, उसके बाद चौधरी शुजात साहब थे, अलीम खान साहब थे, वहाँ पे बलूचिस्तान से लोग थे। तो मिसिंग जो था, जो उसमें मेन चीज़ थी, जो मैंने रात भी की, मैं कि मौलाना साहब नज़र नहीं आ रहे और कल वो फड्डा डालेंगे, कोई डांग सोटा करेंगे मौलाना साहब, वो नज़र ही नहीं आ रहे। तो क्या वजह थी सर? कल रात मौलाना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र नहीं है, पीडीएम का हिस्सा थे वो पूरा साल, बल्कि इमरान खान साहब के दौर में जलसे जुलूस रोड मार्चेज वही करते रहे। जब ये पावर ये बांटी जा रही थी, जब मौका था कि मौलाना साहब को भी उनको हिस्सा बकदरे जुस्सा दिया जाए, तो मौलाना साहब गायब थे। मेरा ख्याल इसी बात पे चिढ़ गए सर आज, उनको क्यों नहीं बुलाया गया था? चंद साहब, कोई आपके पास खबर हो सर? देखिए जी, मौलाना की ज्यादा कुर्बत तो नून लीग के साथ थी। वैसे दोस्ती जरदारी साहब के साथ है सर जी, ऐसे ना करें। पीपल्स पार्टी से उसकी कभी भी ज्यादा नहीं 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 सर जी, चंद भाई ऐसे ना करें, जरदारी साहब से बड़ी दोस्ती रही है उनकी। नहीं, जरदारी साहब से आप भी दोस्ती है उनकी, जरदारी साहब से आप भी दोस्ती है, लेकिन एज ए जमात पीपल्स पार्टी से कभी कुर्बत नहीं रही उनकी। सिंध में देख लें, ज्यादा जो जुलूस या जो कुछ वो उनका राशद सोमरो या उनके जो लोग खिताब करते हैं वो पीपल्स पार्टी को खिलाफ ही करते हैं। तो अब ये नून लीग को चाहिए था कुछ अपनी सीटें जो उनको मिली हैं उधार की, उस उधार की कुछ सीटें मौलाना को भी दे देते। ये शायद उन्होंने मौलाना की ली हुई हो, पर्ची वाली सीटें तो दी जा सकती थी ना। अच्छा, असल जो लड़ाई है जो मुझे समझ आती है चंद साहब, यू आर वेल इन्फॉर्म्ड, हम आपसे कभी कोई बैठ के आपसे भी कोई एनलाइटनमेंट लेते रहते हैं। असल लड़ाई तो सदारत पे हुई है कि मौलाना साहब कई दफ़ा कह चुके हैं टीवी पे, अपनी ख्वाहिश का इजहार फरमा चुके हैं कि बचपन की उनकी भी ख्वाहिश है या मैं वज़ीर आज़म बनूँ या मैं ये सदर बनूँ। 2002 में भी बन रहे थे वज़ीर आज़म, उस वक्त भी बेनज़ीर भुट्टो साहब नहीं मानी थी, जरदारी साहब तो मान गए थे, मुशर्रफ साहब भी माने बैठे थे। अब जो पता चला जरदारी साहब भी सदर के उम्मीदवार हैं और मौलाना साहब को तो किसी ने पूछा नहीं, तो आप समझते नहीं लड़ाई जो है ये सदर के ओहदे के लिए मेरा नहीं ख्याल सदारत की कोई लड़ाई है। और लड़ाई यही है कि उनकी सीटें हार गई हैं केपीके से और वो समझते हैं कि मेरी सीटें हरवाई गई हैं। तो यही सामने तो ये बात है, सदारत की तो अभी बात की बात है ना, सदारत का तो कोई इशू नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। सर वो कहते रहे क्लिप हैं चांद साहब, उनके क्लिप हैं जिसमें वो कहते रहे हाँ जी हमारा भी हक बनता है, हमें भी दें, ये खुद उन्होंने कहा हुआ है सर। नहीं, आज उन्होंने आसमा शिराजी को इंटरव्यू दी है, वो जरा सुन लेना, मैंने थोड़ा सुना है, आज इंटरव्यू हुआ है उनका। जी चंद साहब, उसमें बड़ी अहम बातें किया आपने, बड़ा सही आइडेंटिफाई किया। एक बात मौलाना ने बड़ी खुल के बड़े दबंग तरीके से कही कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की लाडली जो है वो नून लीग है। आप एग्री करते हैं? मैं तो 3 महीनों से कह रहा हूँ कि लाडली नून लीग है और इलेक्शन मैसिवली रिग्ड है और नून लीग भी खराब हो गई है लाडलेपन की वजह से। अगेन आप समझते हैं कि इलेक्शन रिग्ड हुए हैं सर? वो जो मौलाना साहब कह रहे हैं, डू यू बिलीव इन इट? आपके अपने हल्के में मेरा ख्याल इलेक्शन फेयर नहीं हुए, इलेक्शन पंजाब में तो बिल्कुल फेयर नहीं हुए, ना कराची में फेयर हुए।
अच्छा, ये भी मौलाना कह रहे हैं कि हम नून लीग के साथ बैठ जाएंगे, वो पीटीआई के साथ बैठ जाएंगे, और उन्होंने बल्कि ये कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून को कि आप जो है वो हमारे साथ ऑपोजिशन में आके बैठे। तो इसके पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट है, वो क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो जी चंद साहब, आपको आवाज आ रही है? नहीं, अपोजिशन में किधर बैठे, मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया। उन्होंने नून लीग को ये दावत दी कि आए, नवाज शरीफ को कहा आए हमारे साथ ऑपोजिशन में बैठे। तो क्या कहना चाह रहे हैं? देखें, असूली तौर पे तो मियां साहब को वजारत उज़्मा, अब जेन्युइन मैंडेट तो उनका नहीं है वजारत उज़्मा का, लेकिन कुछ जिस तरह बिलावल ने विड्रॉ किया है, उनको खुद विड्रॉ कर जाना चाहिए था नून लीग को भी। तो उनसे तो बेहतर जेन्युइन मैंडेट तो इस मुल्क में या पीटीआई को मिला है या पीपल्स पार्टी को मिला है। ये एक हकीकत है, कोई माने या ना माने। नहीं तो आप तो फिर दोनों एक दूसरे के साथ तामुन करने के लिए तैयार नहीं है। शेर अफजल खान साहब ने आज फरमाया है कि ये तो देखे ना, पीटीआई की गैर सियासी सोच है और वो इसी वजह से नुकसान में पहले भी गई है और आप भी जाएगी मजीद नुकसान में। और पाकिस्तान का भी नुकसान हो रहा है, जमहूरियत का तो बात हो रहा है, पहले पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है जो पॉलिटिकल क्लास आपस के डायलॉग नहीं एक दूसरे से कर रहे। तो अगर पॉलिटिकल क्लास पीटीआई डायलॉग करती पॉलिटिकल फोर्सेस से, नून लीग से भी करती, पीपल्स पार्टी से भी करती, मौलाना से भी करती, तो अभी तक मैं समझता हूँ आज हैजानी की कैफियत खत्म हो। अगेन वो सर वो ये समझते हैं खान साहब कि अगर मैंने इनके साथ हाथ मिला लिया, नवाज लीग के साथ, जरदारी साहब के साथ, मौलाना साहब के साथ, तो मेरा जो वोटर है, मेरी जो बेस है, वो कहेंगे जी आप भी उन्हीं की तरह मिल गए हैं, आप उन्हीं के साथ मिल गए, चोर डाकुओं के साथ। उनको लगता है मेरा नैरेटिव खराब होता है, मेरा स्लोगन खराब होता है, मैं चाहे पावर से बाहर रहूं मैं जेल में रहूं, मेरा वोटर जो है वो इंटैक्ट रहना चाहिए। सो वो आप लोगों से बात नहीं करना चाहते अपने वोटर्स की वजह से। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये जो आर्गूमेंट है ना, ये खान की कैबिनेट में मोस्टली बंदे ये देते थे आर्गूमेंट सेम जो आपने भी कहा, और यकीन जानिए उनमें से 99% खान को छोड़ चुके हैं जो यही आर्गूमेंट देते थे। तो ये चीज का देखें आप, पीपल्स पार्टी से ज्यादा जख्म किसने खाए हैं? बेगम नुसरत भुट्टो साहबा ने जो जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ कोआला पे पोल पे लटकाने की बातें करते थे, उन्हीं के साथ एमआरडी चलाई, और फिर पीपल्स पार्टी ने असेंबली चलाने के लिए काफ लीग के साथ भी चलाई, तो नुकसान भी उठाए, लेकिन मुल्क का तो फायदे होते रहे ना, निजाम चलता रहा, जमहूरियत मजबूत होती रही, तरामीम होती रही। तो ये बड़ा मकसद होता है, जो मुल्क का निजाम अगर आपने चलाना है तो निजाम चलाने के लिए कुछ पर्सनल जो होती है ना, कुर्बानियां भी देनी पड़ती है, ईगो को जरा नीचे करना पड़ता है। अच्छा सर, एक ये भी आता है कि पहले आपने 16-18 महीने सर पीडीएम के साथ आप लोगों ने पावर शेयरिंग भी कर ली, बल्कि आप उनके पास गए थे, जी वजीर आजम बने, इमरान खान को हटाते हैं, ये आप लोग थे। वो तो बिल्कुल ऑब्वियस कहती है नवाज लीग के हमारे पास जरदारी साहब है, इन्होंने हमें कन्विंस किया था, बल्कि हम तो इलेक्शन करवा रहे थे अप्रैल के बाद, इन्होंने मना किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। वो कहते 16-18 महीने हमारे साथ शेयर करने के बाद आज आप कहते हैं नहीं जनाब कि इमरान खान साहब के साथ हम ये पावर शेयरिंग करना चाहते हैं। तो आपको लगता नहीं है, मतलब पॉलिटिक्स में वो ठीक है, आप कहते हैं कि अपनी मर्जी होती है, लेकिन थोड़ी सेल्फिशनेस नहीं आएगी कि पहले उनको वजीर आजम बनवाया, इमरान खान साहब को हटवाया, तरीके में एतमाद पेश की, अब आप जाके उनके साथ पार्लियामेंट में पावर शेयर करना चाहते हैं, वजीर आजम बनना चाहते हैं? चांद भाई देखिए, आईनी रास्ता इख्तियार हमने तो करने का मशवरा दिया था चेयरमैन बिलावल ने, बाकी लोग तो कहते थे कि असम्बलियां वजीफे थे, पीपल्स पार्टी बाहर थी जो पीडीएम से निकली, इसने कहा था आईनी रास्ता इख्तियार करें, बिल आकर सबको पीपल्स पार्टी की माननी पड़ी, फिर आईनी तरीके से शहबाज शरीफ वजीर आजम बने। पीपल्स पार्टी खुद भी वजीर आजम बन सकती थी, पीपल्स पार्टी ने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया क्योंकि मेजॉरिटी सीटें उनकी थी, और अभी भी पीपल्स पार्टी ने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया, अभी भी सीटें उनकी ज्यादा है, उनको कहा ठीक है आप बन जाए, और खुद विड्रॉ किया। लेकिन नहीं, अगर चांद साहब ये बताएं, आप अगर ये पीटीआई कहती है कि आप ये वजारत उज़्मा की सीट हमें दें, हमारा वजीर आजम बने, आप उनको सपोर्ट करेंगे, वोट उनको डालेंगे वजीर आजम के लिए कौमी असम्बली में अगर इमरान खान साहब अपना कोई उम्मीदवार खड़ा करते हैं? ये मेरी जाती राय है, और मैं पार्टी पता नहीं ये कबूल करती है कि नहीं करती, लेकिन ये हकीकत है कि अगर पीपल्स पार्टी, पीटीआई और पीपल्स पार्टी बैठ जाए तो ये मुल्क इस भंवर से निकल सकता है। बेशक वजीर आजम उनका बन जाए, कोई हर्ज नहीं, और मैं समझता हूँ कि
बिल्कुल ये मुल्क इस क्राइसिस से निकल सकता है। अच्छा, क्या वजह थी 2 साल पहले आप समझते थे जरदारी साहब, मैं आपसे मुराद है, मैं उनके जरदारी साहब, बिलावल साहब या पूरी पीटीएम समझती थी कि इमरान खान साहब का वजीर आजम के तौर पर कंटिन्यू करना इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है, डिफॉल्ट कर जाएगा, हमारे लिए मसाइल होंगे, एंड इज ए डेंजर टू दिस कंट्री, ये मतलब ओपनली कहते थे। आज अब 2 साल बाद कहते हैं कि मुल्क को भंवर से निकालना है, तो इमरान खान साहब और जरदारी साहब को मिलना बैठना। सर जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं खान के साथ था उस वक्त सर। आफ्टर इलेक्शन, कभी खान साहब से पूछ लीजिएगा। मैंने खान साहब को कहा कि खान साहब आप एक पीपल्स पार्टी को साथ मिला लें, छोटी छोटी जमातों से ब्लैकमेल ना हो, आपका सिस्टम भी चलेगा और पीपल्स पार्टी मतलब बड़े लेवल पे ब्लैकमेल हूँ आप चांद साहब कह रहे थे कि बड़े लेवल पे ब्लैकमेल हूँ, छोटे लेवल पे नहीं, बस सियासी बात कर रहे हैं। आई एम सॉरी आप साहब, मैं आप भाई हैं आप, मैं आपसे ज्यादा सर इस वक्त नहीं बहस करना चाहता। आई एम सॉरी सर, अगर आप मैं कर सकता हूँ, पीपल्स पार्टी ने कभी पार्लिमानी ब्लैकमेलिंग कभी नहीं की। न चले बार्गेनिंग की बात कर लेते हैं, अगर आपको लगे सख्त लफ्ज लगे तो मैं चले अल्फाज वापस लेके बार्गेनिंग की बात करते हैं। ना मुझे आप सिर्फ हिस्ट्री उठा के देख लें, पीपल्स पार्टी ने कब पार्लिमानी ब्लैकमेलिंग, मतलब ये अगर जो मुझे लग रहा है कि जो मेरे लिए थोड़ी सी हैरानकुन बात है कि 2 साल पहले आप इमरान खान साहब को डेंजर समझते थे, जरदारी साहब हर जगह कहते थे, आप 2 साल बाद आप इमरान खान साहब के वोटों के साथ वजीर आजम बनना चाहते हैं, उनको भी ऑफर कर। नहीं, हम उनके वजीर आजम, किसने कहा हम उनके वोटों से वजीर आजम बनना चाहते हैं? नहीं तो अलायंस किस चीज का कर रहे थे सर आप? नहीं, अलायंस हो सकता है हम पीटीआई का वजीर आजम बनवा दें, ये मुमकिन है? हेलो जी सर, मैंने कहा ये मुमकिन है कि पीटीआई का वजीर आजम आप बनवा दें सर? क्यों? इस मुल्क में पॉलिटिक्स में हर चीज हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? आप अपनी पार्टी से बात करेंगे कि हमें इनका वजीर आजम बनवाना चाहिए सर? हो सकता है मान जाए पीटीआई के, हाँ ठीक है, हो सकता है मैंने की हो है, तो फिर क्या जवाब दिया सर? बिग स्टोरी। ये मैं आपको क्यों बताऊं? चांद साहब ऐसे ना करें, वो खबर हमारे साथ भी शेयर कर दें। आपको ये बात मैंने की है, जवाब मैं आपको नहीं बता सकता वो, और मैंने पीटीआई के लोगों से भी बात की है। तो क्या मतलब क्या आपने ये किन से बात की, बिलावल साहब से, जरदारी साहब से, या नहीं? मैंने पार्टी के अंदर बात की है, पार्टी के अंदर बात, मतलब दोस्तों के साथ, कुलीग्स के साथ की है? सबके सामने ना, मैंने तो पार्टी के अंदर बैठ के बात की। तो उनका क्या रिस्पांस था पार्टी के बाकी लोगों का आपकी? ये पार्टी के अंदर की बातें नहीं बताई जाती। अच्छा सर, आपकी वो चल रही थी कि इनके साथ कोई रिगिंग के हवाले से जनरल बाजवा साहब से कोई मुलाकात हुई थी आपकी, कुछ चीजें आपने कुछ शेयर? मेरी बिल्कुल हुई थी मुलाकात, बाजवा साहब, मैं जीएचक्यू गया था, टाइम दे के गया था, जब मैं एडवाइजर टू उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था, तो मैंने कहा था बाजवा साहब मुझे पिछला इलेक्शन भी आपने हरवाया है, इस दफा भी हरवाया है, तो मैं पूछना सिर्फ ये आया हूँ कि अगर आप कहते हैं तो मैं सियासत छोड़ देता हूँ, मैं सफेद पोश आदमी हूँ, मैं हर दफा लाखों करोड़ों रुपया लगा के, बच्चों के पैसे लगा के, ईमानदारी के साथ टका मारी हमने को नहीं करनी, तो अगर आपका रेड लाइन है हमारे ऊपर, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने फिर मेरे सामने डीजीआई को बुलवाया, जनरल आसिम मुनीर को, उन्होंने कहा इसको समझाओ ये क्या कह रहा है, सियासत ना छोड़े। तो उन्होंने कहा आइंदा आपके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन आइंदा आपके साथ नहीं होगी। ये जनरल आसिम मुनीर साहब ने आपको शोर कराया था? बिल्कुल, मुझे कहा, बाजवा साहब और आसिम मुनीर इकट्ठे थे, मुझे कहा। और अब क्या हुआ है आपके इलेक्शन में सर? व्हाट हैपेंड नाउ? मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरे साथ ज्यादती हुई है, जबरदस्त ज्यादती हुई। न रिगिंग हुई है आपके साथ? रिगिंग नहीं, जुल्म हुआ है। ब्रिगेडियर मुजफ्फर रांझा और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के वसातत से जुल्म हुआ है, सारे लोग मुलव्वस हैं इसमें। तो आपने अपनी पार्टी का मुकाबला पीटीआई के साथ था, पीटीआई जीत जाती तो मैं कहता वो वोटों से जीती है, वो सेकंड आई है, मेरे से 30,000 पीछे है। और नून लीग को तीसरे नंबर से उठा के ऊपर फेंका गया है, पर्चियां डाली गई हैं, पहले 20,000 उनको वोट दिए गए स्टैंप लगा के, पोलिंग स्टेशन उनकी मर्जी के, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने सारा पंजाब मैनेज करके दिया है। अब मुझे जवाब क्या दिया जाता है जब मैं रौला डालता हूँ? तो जवाब ये दिया जाता है कि चीफ सेक्रेटरी ने सारा पंजाब मैनेज करके दिया है, एक सीट उसने मांगी है तो हम मजबूर है ये सीट चीफ सेक्रेटरी को देनी है। अच्छा, ये तो चले, आपने जैसे कहा कि शिकायत भी की, इसके बावजूद भी फिर वही कुछ हुआ आपके साथ, तो आप भी ना करते ना जनरल बाजवा साहब की, आप भी तो हमारी तरह दानिश्वर आदमी, आपने फिर फरमाया कि जनाब बाजवा साहब को एक्सटेंशन ना दें। जब आपने बात की तो बाजवा साहब भी जट आदमी थे, उन्होंने दिल में रख ली होगी आपके खिलाफ के जनाब के। फिर नहीं, बाजवा साहब के एक्सटेंशन से मेरा क्या लेना देना, मेरा उनसे अच्छा तल्लक था, मेरा कोई लेना, ये बड़े फैसलों में मैं नहीं पंगा लेता, तो वो
बाजवा साहब ने। वैसे कौमी असेंबली में मैंने आपकी तकरीरें सुनी हुई, पंगा तो आप हर एक से लेते थे, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी लेते थे। कहा था कियानी साहब के दौर में कहा था, अच्छा, कियानी साहब के दौर को में कहा था, पीपल्स पार्टी को कहा था कि इशफाक परवेज कियानी को एक्सटेंशन न दें। अच्छा, वो थी। अच्छा, ये बताइए, मरियम नवाज साहब बनी है वजीर आला, उनको कैसे रेट करते हैं सर आप? देखिए जी, अल्लाह करे कोई बेहतरी आए, लेकिन अगर इंतकामी सियासत करेगी तो बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। पाकिस्तान चेंज हो चुका है और पंजाब बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। अगर इंतकामी सियासत पुरानी रवश पे सियासत करेंगी तो मेरा भी ख्याल 2 महीने भी चल सके। अच्छा, तो इनके शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये वजीर आजम आ रहे हैं सर? शहबाज शरीफ साहब देखें तजर्बाकार आदमी है, लेकिन पाकिस्तान तब्दील हो चुका है। कलासरा साहब, अब सारों को अच्छी गवर्नेंस देनी पड़ेगी और ठीक तरीके से चलाना पड़ेगा। मतलब ना समझिए, खराब हो जाएंगे। मतलब चांद साहब फिर ना समझिए कि गवर्नेंस अच्छी करनी पड़ेगी, करप्शन फ्री ना समझे, यहाँ समझे। मैं आपको जो हकीकत है, आपने मेरे से तबसरा मांगा है, मैंने वो दे दिया। अच्छा सर, आपके लिए सेनेट चेयरमैन, स्पीकर कौमी असेंबली और सदर के ओहदों पे हुई है अंडरस्टैंडिंग नवाज लीग के साथ? वो कहते देयर आर नो फ्री लंचेस। अभी नहीं हुई थी, अभी नहीं हुई, वहां पे नहीं हुई। तो मौलाना साहब के साथ कोई राब्ता हुआ है आपकी पार्टी का कि मौलाना साहब जो? अच्छा, मैं ऐड कर दूं, मौलाना साहब का भी रिसेंटली टिकट चल रहा है कि वो कहते हैं मुझे तो कल जो चौधरी शुजात के घर बैठक हुई उससे मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं है। सर जी, उनको तो बुलाया किसी नहीं है मौलाना साहब को? नहीं, मुझे कलासरा साहब सच्ची बात है नहीं पता, ये इस बात का मुझे नहीं पता है, मैं झूठ ना बुलवाएं। अच्छा, क्या लग रहा है ये असेंबली जिन हालात में आ रही है, मौलाना साहब अपने तमाम मतलब उनके हथियारों के साथ वो लॉन्च हो चुके हैं, ये कितने अरसा चलती लग रही है? इतनी कंट्रोवर्सी में हो तो नवाज शरीफ साहब की सीटों पे क्वेश्चन उठा दिया है कि उनको भी सीटें उन्होंने जीत कर दी हैं, तो ये कितने अरसा आपको चलती लग रही है असेंबली? इतना मुश्किल, मतलब कंट्रोवर्शियल असेंबली मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तानी तारीख में कोई आई हो, जहां तक मेरी मेमोरी को मुझे सपोर्ट हो। माजी में भी हुई है, रिगिंग होती रही है, लेकिन ये बात हकीकत है कि कंट्रोवर्शियल तो है, लेकिन हमारी, मैं बेशक इलेक्शन हारूं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि असेंबली चले, ये मुल्क में जमहूरियत चले और इसमें निज़ाम हमारा बेहतर हो। और ये इलेक्शन के बार बार हम रोजाना मुतअम्मल नहीं हो सकते, क्योंकि ना इलेक्शन आइडियल होते हैं और हमारा इलेक्शन कमीशन भी बिल्कुल आइडियल नहीं है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल बड़ा डिसअपॉइंट किया है लोगों को इलेक्शन कमीशन ने। तो जहां निजाम अदल खराब हो, इलेक्शन कमीशन खराब हो, पहले उनको ठीक करना पड़ेगा, फिर इलेक्शन करवाने की जरूरत है। अगर वो ठीक नहीं होंगे तो आप बार बार इलेक्शन करवाते भी रहे, मक्खी पे मक्खी मारने वाली बात है। तो मुल्क के पैसे, करोड़ों रुपया, लोगों की जानें जाती हैं, कितने मुश्किल हालात में हमने इलेक्शन लड़े हैं। यकीन जानिए लोग मुतअम्मल नहीं हो सकते आप बार बार इलेक्शन। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब, आपने हमें खुसूसी तौर पर टाइम दिया और हमारे साथ अपने व्यूज शेयर किए। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और थोड़ी सी बात करेंगे कि नवाज शरीफ वजारत उज़्मा से क्यों दस्तबरदार हुए, मरियम को क्यों वजारतें देनी पड़ रही हैं, क्या सिचुएशन बन रही है, और पंजाब में जो सिचुएशन चल रही है, जिस तरह से MPs जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं IPP को, थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, चंद साहब ने बड़ी हैरानकुन बातें की, मैच तो पड़ गया है। उधर राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि ये जो 16 महीने की गवर्नमेंट थी, ये मौलाना फजल रहमान ने हमारे गले डाली थी। तो ये अब क्या चल रहा है? ये बात 2-3 तरीकों से देखी जा सकती है। मैं थोड़ा सा मौलाना साहब पे पहले थोड़ा सा उन पे आकर इस सवाल का जवाब देता हूँ, बड़ा अहम है। मौलाना साहब ने कहा है, जो मैं बात जहाँ पे रह गई थी और चंद साहब से हमारी गुफ्तगू, बड़ी अच्छी गुफ्तगू गई। चंद साहब की एक बड़ी क्वालिटी है कि खुली बात करते हैं, वो कोई वो नहीं करते, इधर उधर की नहीं करते और फेयर बात करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब आप लोगों ने बैठ के, जब आप जेल में थे, पार्टियां जेल में थी, लीडरशिप जेल में थी, कोई लंदन एग्जाइल में चला गया था, जो पीछे सड़कों पे तो इमरान खान साहब को टफ टाइम मैंने दिया है, मैंने उनको एंगेज किया रखा है। वो जो लॉन्ग मार्च लेकर आए थे 15 दिन यहाँ पे, उन्होंने ये इस्लामाबाद में धरना दिया था, रोज़ाना तकरीरें होती थी और उनकी ऐसी तैसी की जाती थी हुकूमत की, और खान साहब बनी गाला बैठे थे, वो तो वहाँ से निकले नहीं और पूरे के पूरे ये डरे हुए थे। PTI के मिनिस्टर, हमें तो पता है, हम यहाँ बैठे हुए थे, सारे गायब हो गए थे सबके। जैसे उस वक्त इमरान खान साहब आए थे तो ये नवाज शरीफ साहब और इनके मिनिस्टर जो है गायब हो गए थे। तो इसी तरीके से मौलाना साहब ने इनको डराया हुआ था, अकेले थे वो, उन्होंने सिंगल हैंडली पूरी अपोजिशन की और संभाला, महाज संभाला पीछे, ये तो सारे फरार हो गए थे। वो कहते हैं भाई साहब, जब देख पकी है तो उस वक्त जब मेरा हिस्सा था वो तो है नहीं,
आप लोगों ने आपस में बैठ के न सब कुछ तकसीम न कर लिया है। एक ने भाई को वो बना दिया, वज़ीर आज़म बना दिया, बेटी को वज़ीर आज़म बना दिया, जरदारी साहब सदर लगने वाले हैं, स्पीकर कौमी असम्बली और वो चेयरमैन सेनेट भी पीपल्स पार्टी के पास जाने वाले हैं, MQM को भी हिस्सा मिलने वाला है, वजारतों को तकसीम और किसी को याद नहीं रहा कि मौलाना साहब कोई है नहीं है। सो मौलाना साहब का ये गुस्सा है बड़ी हद तक जस्टिफाइड है कि जब वो मुश्किल में थे, जो बात मैंने पहले की थी, दुख उठाए फाख्ता भी अंडे खाएं कवे, मतलब दुख उठाने का टाइम था तो मौलाना साहब उठा रहे थे। जब यहाँ शब देग पक रही थी, सबको इकट्ठा करने का टाइम था, व्हिच वाज अ डिफिकल्ट थिंग। तो आपने मौलाना साहब, रात ही मैंने कहा था, मैं कि मौलाना साहब मुझे नजर नहीं आ रही है, कल को तूफान आया सो आया, जो हमने क्लिप दिखाया था, मौलाना साहब आए पूरे उसको तुमतराक के साथ हैं, और आज उन्होंने आके जो फायर वर्क शुरू किया है, अब सारे दबके पड़े हैं। वो आहिस्ता से सब आ रहे हैं ना अब खुल के, तो अब ये सिचुएशन जा किधर रही है क्लास साहब? अब ये देखें, ये पावर पॉलिटिक्स के अब तमाशे देखें, ये किसी का कोई सगा नहीं है। जो बात मैं कहता हूँ मेरे गले फिट हो जाते हैं यहाँ पे लोग, जो है ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे गिरबाने पकड़े पे आ जाते हैं, क्योंकि आम आदमी अपने को लायल समझते हैं ना, वो भैया सगे नहीं होते पावर के लिए। अभी से देख लें मौलाना साहब ने कैसे चित्रोल शुरू की है, उन्होंने एक को लम्हा पालना, वो कहते हैं लम्हा पा लिया उन्होंने तो सारे का सारा इलेक्शन जो है ऑलरेडी, मतलब इमरान खान साहब की पार्टी तो पहले से कह रही थी इलेक्शन के डाउट्स हैं, अब मौलाना साहब ने आवाज भी मिला दी। वो तो ये तक कह रहे थे, आसम शिराजी साहब को कह रहे थे कि पैसे लिए गए हैं और पैसे लेकर रिजल्ट बनाए गए हैं, ये तो वन स्टेप फर्दर गए हैं। अच्छा, एक उसमें अब उनको इमरान खान साहब की आवाज़ थी, इधर से मौलाना साहब की मिल गई। उधर बलूचिस्तान में मैं देख रहा था कि महमूद अचकज़ई साहब हैं, अख्तर मैंगल साहब हैं, उसके बाद अब्दुल मालिक साहब हैं, अब्दुल खालिक साहब हैं, उन्होंने वहाँ पे हड़तालें की हुई हैं, वहाँ पे घिराव किए हैं, बलूचिस्तान में ट्रैफिक जैम किए हुए हैं। इधर से KP से मौलाना साहब उठ रहे हैं, बलूचिस्तान से वो उठ रहे हैं, फिर सेंट इसमें खान साहब हैं, उनकी पार्टी है। सो मुझे समझ नहीं आ रही इन द गिवन सिचुएशन ये कैसे पार्लियामेंट चलाएंगे, कितने अरसा चलेगी। इस मुल्क को बड़ी स्टेबिलिटी की जरूरत थी, वो कहाँ से आएगी। मौलाना साहब को अब चाहिए हिस्सा बकदरे जुस्सा, वो एक चीज से काम पे राजी नहीं होने वाले, सदारत। अब जरदारी साहब इतनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हैं, विच आई डाउट, मैं वही बात, ये तो किसी को सके नहीं है। वो कहते ठीक है जनाब, 5 साल मौलाना साहब सड़कों पे लगे रहे, इमरान खान साहब भी लगे रहे थे 2013-18 में, तो ये मौलाना साहब भी लगे रहे, मार्च करें वहाँ बलूचिस्तान से फिर शुरू, लाहौर हैं, दीगर हैं, देख लेंगे। पंजाब में आप तो मरियम नवाज साहब बैठी हैं, उस वक्त तो एक और हुकूमत। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कल किसी ने मौलाना साहब को कंसिडर ही ना किया हो? मुझे तो लगता है खुशी में भूल गए सारे, देख पाक के हर कोई हलवा खा रहा था, मौलाना साहब को किसी ने याद नहीं किया। उन्होंने कहा यार ये क्या, उन्होंने कहा अच्छी बात है, भूले तो भूले रहे। उन्होंने ये समझा, मैं मतलब रात मुझे याद था, मैंने आपको मतलब प्रोग्राम में कहा, मैं कहा मौलाना साहब किधर हैं भाई साहब, मौलाना साहब, वो किसी को याद नहीं रहा। मौलाना अभी आप ये खुद बता रहे इंटरव्यू में कहा है उन्होंने कि मुझे तो किसी ने बुलाया नहीं है। मतलब मुश्किल जब पड़े तो मौलाना साहब हैं, अपने स्टूडेंट लेकर आए, अपने बंदे लेकर आए, अपनी फोर्स लेकर आए। और आपको याद है ट्रेनिंग हुई थी, बहुत बड़ी मखसूस वर्दियां लेके वो उसमें हो रही थी, एक आर्मी की तरह के परेड हो रही थी, सल्यूट लिए जा रहे थे, रॉयल वहाँ सलामियां हो रही थी। वो KPK में जब वो जुलूस ले रहे थे, बहुत सारी वर्दियां मनमही हुई थी। आज जब सारा का सारा काम तैयार हो गया तो बैठ के उन्हें बंदर बांट कर, जरदारी साहब सदर होंगे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, मरियम साहबा जो है वो ये वज़ीर आला होंगे, फलाना स्पीकर होगा, वो यहाँ चेयरमैन सेनेट। मौलाना का मैं किधर, तो फिर मौलाना साहब जो है मौलाना साहब हैं। फिर उन्होंने, मेरा तो ये ख्याल है कि मौलाना साहब, लेकिन मौलाना साहब ने हेड ऑन ले लिया एस्टैब्लिशमेंट को, हमेशा लिया है। अच्छा, बल्कि इनकी मुलाकात जो हुई थी जनरल बाजवा साहब से, बहुत बड़ी फैरी मुलाकात थी, जब इनको बुलाया गया था वहाँ पे, ये तो खबरें आ चुकी हैं सामने। इनके साथ मेरा ख्याल गफूर हैदरी साहब भी थे, बड़ा शॉटिंग अच्छा खासा मैच हुआ था जनरल बाजवा साहब के साथ। दीज न्यूज़ हैव बीन ऑलरेडी रिपोर्टेड, अच्छा खासा। और मतलब बहुत सारे लोगों ने उस वक्त भी कहा था कि जनाब जनरल बाजवा साहब जो है ना खुले डुले आदमी थे, जो काम मतलब कर्नल साहब और मेजर साहब के लेवल तक का था, उन्होंने बफर जोन हटा के खुद ही लोगों को आर्मी हाउस बुला के मुलाकातें शुरू कर दी थी। मौलाना साहब से तो कोई आर्मी चीफ डायरेक्ट नहीं मिलता था, जहां तक मेरी। एंड दिस स्ट्रेटजी वर्क्स फॉर मौलाना साहब। डेफिनेटली मौलाना साहब ने तो आज अपनी सारी कश्तियां जला दी हैं। अच्छा। उन्होंने बिल्कुल बड़ा वाजे क्लियर दिया कि ना खेडेंगे ना खेडन दियांगे, ये सारा हिस्सा नहीं है थे इस देग में, हमारा हिस्सा नहीं। हमारी एक देहाती मिसाल है, चलो मैं वो सुनाता जाऊँ। वो कोई देग पक रही थी तो कोई बंदा गुजरा वहां से एवं ही, उसने कहा इस देग में मेरा हिस्सा है, उन्होंने कहा नहीं है। वो चुप करके बैठ गया। जो ही देग पक्की उसको दमशम हो गए, सड़क सड़क हटाई, देग उल्टा दी ना, उल्टाई नहीं, वो पहुंची। उसने कहा इस देग में मेरा हिस्सा है। उन्होंने कहा भाई दौड़ जा, तेरा कहाँ से हिस्सा है? वहां का नहीं है। उन्होंने कहा नहीं है। उन्होंने यहाँ से मट्टी उठाई, अपनी हाथ में डाली मट्टी उठा के पूरी देग में। उन्होंने कहा जनाब जिस देग में मेरा हिस्सा नहीं है फिर आप भी सारे ये खाओ। मौलाना साहब ने वही काम किया, उन्होंने मट्टी की उन्होंने अपनी मुट्ठी भरी है। उन्होंने कहा इस देग में मेरा हिस्सा है इख्तिदार के, उन्होंने कहा नहीं है। वो आगे ये लो खाओ। फिर सो मौलाना साहब नहीं खाने देंगे, इन्होंने खा भी ली तो मौलाना साहब इनको हजम नहीं करने देंगे। सो न्यू वार हैज बिगन। चले क्लास साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग आपने मिसाल दी है। और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे पास सेनेट की एक इंपॉर्टेंट स्टोरी, हम पहले ये स्टोरी कर चुके हैं, इसका फॉलो अप है। FIA ने कुछ डिटेल्स दी है, उस हवाले से बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। लाल साहब, बहुत सारे अहम इश्यूज थे जो आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने थे, बट हमें इसको थोड़ा कंक्लूड कर लें। आप कह रहे हैं जस्टिफाइड है मौलाना साहब के जो गिले शिकवे हैं, क्योंकि उन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया जो पीडीएम मेरे गवर्नमेंट ना कहने से भी उन्होंने मुतमईन नहीं हो जाना। मैं कहूँ कि नहीं है, वो कहेंगे हाँ रऊफ कह रहे हो तो मेरे नहीं, मैं चुप करके घर बैठूंगा, नहीं बैठूंगा। ये जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, ये कितनी बात, इसमें कितनी सदाकत है कि नून लीग नहीं चाह रही थी और उनके गले में ये डाला गया था कि इस गवर्नमेंट को, पीडीएम गवर्नमेंट। ये बात उस वक्त हम रिपोर्ट कर रहे थे जब चीज़ें सामने आ रही थी। ये प्रोजेक्ट जो है उस वक्त जनरल बाजवा साहब ने उन्होंने कंसीव किया था कि इमरान खान साहब को हटाने, जब उनके DGISI के साथ ये इशू पे उनके जनरल फैज़ को हटाया गया था 6 अक्टूबर 2021, तो उस पर रजिस्ट किया था इमरान खान साहब ने। सो उसके बाद फैसला किया गया था कि अब खान साहब जो है ना इनको हटाने, और भी रीजनिंग थी, सिर्फ अकेली ये नहीं थी। तो उसमें उन्होंने जरदारी साहब के जिम्मे ये प्रोजेक्ट किया था, सबलेट उन्होंने किया था। जब एस्टेब्लिशमेंट ने कोई काम लेना होता था वो जरदारी साहब को सबलेट करते थे, और भी बहुत सारे उसमें चीज़ें थी, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाता। तो ये आपको याद होगा फुटेज आई थी, ये चल के गए थे वहाँ पे मॉडल टाउन या रेमंड गए थे उनसे मिलने के लिए, शहबाज शरीफ साहब से और मरियम नवाज साहबा से। इन्होंने उनको कैल किया था कि जनाब ये हुकूमत हटाते हैं और ये फलां चीज़ें हैं जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होंगी। और दरमियान में उनके डायरेक्ट भी रब्ते हुए उनके जनरल बाजवा साहब के, उसमें मलिक वो जो हैं उनके अहमद साहब जो हैं, जो बाजवा साहब के रिश्तेदार भी थे, जो लंदन आते जाते रहे, वो लोग भी थे। और गुलाम आपको याद हो ये हो गए, ये तो खुरम दस्तगीर साहब ने तो पूरा डिटेल से बताया भी था हामिद मीर साहब के शो में कि हमें डराया गया था कि जनाब के 2022 में एक अपॉइंटमेंट होनी है आर्मी चीफ की, जनाब फैज़ को भी लगा देंगे। फिर आप लोगों को खैर नहीं है, जरदारी साहब भी गए तो फिर नवाज शरीफ साहब पहले गए, पूरी आपकी पार्टी को उड़ा के रख देंगे, शहबाज शरीफ साहब की सज़ा हो जाएगी। सो वो ये कहते हैं कि हमें जो इसमें लाने वाले थे और बहुत से लोगों को उस पर ओपिनियन थे, शायद खकान अब्बासी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं उस वक्त के मत करें। इवन लंदन में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस पर कैल नहीं थे, मरियम साहबा का कहते हैं वो कैल नहीं थे कि मत करें ये चीज़ें जो है ना, बोझ हमें नहीं उठाना चाहिए। 3-4 साल की जो गवर्नेंस है इमरान खान साहब के, इनको पूरा करने थे और एस्टेब्लिशमेंट अपना शौक पूरा करे खान साहब को लाने का। उस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब ने कन्विंस किया था। अच्छा, पावर ले ली। इसके बाद खबरें आना शुरू हो गई मुल्तान उस लंदन से कि मियाँ साहब कह रहे हैं कि अब आपने ले लिए, हलफ ले लिया है, अब आप असेंबली डिसॉल्व करके उसमें इलेक्शंस में जाएं। जो ही ये पता चला था तो उस वक्त जरदारी साहब ने मौलाना साहब से फ़ोन भी करवाए थे, इनको नवाज शरीफ साहब को, और जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है बकायदा जिसमें इन्होंने कहा था कि ढोल अब गले पड़ गया तो इसको बजाएं। सो इसमें ये बात ठीक है नवाज लीग की कि जनाब हम हुकूमत छोड़ना चाहते थे, ये ना तो ये शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने वाले भी यही थे। इन्होंने जाके उनको कैल किया कि आपके बचपन की ख्वाहिश जो है ना वो पूरी होने वाली है। तो वज़ीर आज़म बनवाने में इसमें कोई शक नहीं, जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब को पेश थे। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, तो ये कोई फ्री में तो इन्होंने नहीं लिया, इन्होंने कोई आपका ख्याल फ़ायदे नहीं उठाए। शहबाज शरीफ साहब ने वो होना था मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में था, वो उसका फैसला होने वाला था 16 अरब वाला। हमजा शहबाज शरीफ साहब को सजा हो सकती थी, इनको शहबाज शरीफ साहब को हो सकती थी, इनकी पूरी पार्टी के लोग जो थे। क्विकली क्लास अप, सिंस वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एंड, क्या होगा अब? ये तो हम आने वाले दिनों में बात करते रहेंगे। एक बात मैं आपको कहता होता था, उस पर अगर राना साहब वगैरह कल को उसका क्लिप निकालें, मैं कि अभी बड़ा सियासी, मैं कि दंगल लकी रानी सर्कस, मैं कहता लकी रानी सर्कस लगने वाला है। आपको याद होगा मैं ये पहले कह रहा था, इस जुलाई ऑनवर्ड में कह रहा था कि आप जरा सब्र करें, इतना बड़ा दंगल, इतना बड़ा लकी रानी सर्कस लगेगा कि लोग फिर ये पिछले दंगलों को भूल जाएंगे। तो इस दफा जो दंगल लगा है, मुझे तो मतलब वो क्या कहते हैं, पहली दफा मस से कि आपको ना ये खौफ आना शुरू हुआ है। पहले चलें चीज़ें मैनेजेबल थी, होती रही हैं, दाबड़ गुस्सनी, किसी की मतलब बाजू मरोड़ लो, किसी की गिरबान पकड़ लो, किसी को जेलों में डाल दो, किसी को कुछ कर दो। आपकी दफ़ा एक ना थोड़ी सी उम्मीद थी कि नए इलेक्शन होते हैं, जैसे भी होना एक उम्मीद लाते हैं। ठीक है। आपकी दफ़ा ये हुआ है कि वो चीज़ें उस तरीके से हुई नहीं है, उम्मीद जो है ना वो आपको कम नजर आ रही है। और ये जो इवन नवाज लीग कैंप है, आउट ऑफ हैंड ज्यादा हुई है। मेरा ये ख्याल है कि चीजें ना जो है ना वो इतनी स्मूथ नहीं है। हर कैंप जो है ना इस वक्त वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और एक नाउमीदी, एक उसमें मायूसी जो है ना आपको नजर आ रही है। देखते हैं आने वाले दिनों में हम इसको फॉलो करते रहेंगे। ठीक है जी, इसी नोट पे खत्म करेंगे कि देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम देखने के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।